हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th की मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और आपको समझना होगा कि ये इसके पहले के वीडियोस में हमने अब तक क्या पढ़ रखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके कितने मेथड्स होते हैं। सारे मेथड्स पर सेपरेट वीडियोस बन गए हैं, तो वो सारी चर्चा प्रीवियस वीडियो में है। और उसके बाद का जो टॉपिक था वो अब है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम आज नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चर्चा करने इस वीडियो में आए हैं। और एक बात चर्चा करने से पहले कहेंगे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और दूसरी बात, अगर इस वीडियो को कम्प्लीटली आपने देख लिया तो इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं कोई परेशानी ना आपको होगी और ना कहीं सर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात, इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, आप किसी भी सेट को उठाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने से पहले जो वर्ड्स हैं उनको क्लियर करना होगा। रूट्स वर्ड आ रहा है, इसको क्लियर होगा आपको रूट्स किसे कहते हैं। ये एग्जांपल के तौर पर मैंने आपके सामने एक छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ये एक छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलता है कि एक्स की दो वैल्यूज आती हैं, फर्स्ट +9 और दूसरा -8, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो इन्हीं वैल्यूज़ को ही हम रूट्स कहते हैं, यानी कि आफ्टर सॉल्विंग जो वैल्यूज़ वेरिएबल की मिलती हैं वो वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, यहाँ पर एक्स है। तो x की जो वैल्यूज़ आती हैं, दो वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, आपको पता है जितनी डिग्री होती है उतने सोल्यूशन होते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हीं को सोल्यूशन कहते हैं और इन्हीं को रूट्स कहते हैं। चलिए, रूट्स क्लियर हो गया कि वैल्यू ऑफ x को ही हम रूट्स कहते हैं और वो दो वैल्यू आती हैं हमेशा जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमें आज नेचर के बारे में जो स्टडी करनी है, उनमें नेचर में क्या क्या पढ़ना है। नेचर में 3 पॉइंट हैं, हमें पहले समझना होगा। जैसे व्यक्ति के नेचर होते हैं, पर्सन के नेचर होते हैं। आज तो बड़ा बहुत विशाल मुद्दा बना हुआ है, कोरोना का नेचर वैज्ञानिक नहीं पकड़ पा रहे हैं। काश कि भगवान कोरोना का नेचर पकड़ में आ जाता तो फटाफट हम लोग निजात पा जाते और हम अपने काम धाम जो रुके पड़े हैं सब आगे बढ़ते। खैर छोड़िए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें कोरोना का नेचर नहीं, यहाँ पर हमें रूट्स का नेचर पढ़ना है। रूट्स के नेचर में क्या बातें आएंगी? 3 बातें आएंगी। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट नेचर ये है कि हमारा रूट्स जो है, देख पा रहे होंगे, रियल है या इमेजिनरी। जैसे हम अभी हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि 9 और -8, तो 9 और -8 तो रियल हैं, लेकिन बगैर सॉल्व किए, बगैर रूट्स को देखे, मतलब हमें इनडायरेक्टली बताना होगा कि नेचर क्या क्या है। तो देखो, बात को समझो, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाया। अब रही बात इमेजिनरी की, आप सोच रहे होंगे इमेजिनरी क्या होता है। इमेजिनरी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि इस टाइप में है। देखिए जरा, निगेटिव क्वांटिटी का कभी भी अगर स्क्वायर रूट लग गया तो इसे ही हम इमेजिनरी क्वांटिटी कहते हैं। आपने तमाम रूट सॉल्व किए होंगे लेकिन वहां पर निगेटिव नहीं रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स में डेसिमल में कुछ ना कुछ आती थी। तो अगर कभी निगेटिव का स्क्वायर रूट लग जाता है, -2 का स्क्वायर रूट, -5 का स्क्वायर रूट, कोई भी निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट अगर लग गया तो उसे ही हम इमेजिनरी कहते हैं। ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 9 और -8 है, ये नहीं है, ये तो मैंने आपका इमेजिनरी का एग्जांपल के तौर पर समझाया है। ये जिस पर मार्क किया है 9 एंड -8, वही हमारे x की वैल्यूज हैं, वही हमारे इक्वेशन के रूट्स हैं। दूसरा क्या नेचर है? दूसरा नेचर ये है इक्वल और अनइक्वल। तो अब समझना होगा कि इक्वल और अनइक्वल समझते हैं आप, वर्ड्स क्लियर हैं। बताइए, फर्स्ट रूट क्या है 9, सेकंड रूट क्या है -8, तो क्या ये आपस में इक्वल हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, नहीं इक्वल हैं। पहली बात तो क्वांटिटी भी नहीं इक्वल है और साइन भी अनइक्वल है, प्लस है माइनस है, तो फाइनली ये कुल मिला के इक्वल नहीं है। ये क्या है? अनइक्वल। तो सेकेंड नेचर ये डिस्कस करना हो गया। थर्ड नेचर क्या है? थर्ड नेचर है रेशनल और इरेशनल, यानी ये सब बातें रूट्स के बारे में ही हो रही हैं। ये इक्वल, अनइक्वल, रियल, इमेजिनरी, ये सारा मैटर रूट्स पर चल रहा है। रूट्स किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।
तो रेशनल और इरेशनल का मतलब, रेशनल आपने पढ़ा है 7th 8th से ही कि जो p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, यानी जितने भी नंबर्स आमतौर पर हम देखते हैं चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो 3/2 -5/2 या 7 6 8, ये सब रेशनल है। इरेशनल क्या होते हैं? इरेशनल के लिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जितनी भी क्वांटिटीज रूट में दिखती हैं, अब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि √25 या √4, रूट में ऐसी वैल्यूज जिनकी वैल्यू अप्रॉक्स में होती है, एग्जैक्टली नहीं होती है, जैसे √2, √3, √5, √6, √8, समझ रहे हैं ना? मतलब रूट के अंदर ऐसा नंबर नजर आएगा जिसका स्क्वायर रूट एग्जैक्टली नहीं होगा। तो अंतर समझिएगा, डिफरेंस समझिएगा रेशनल और इरेशनल में। तो ये सारे नंबर्स हमारे इरेशनल होते हैं। अब हमें 1 बाय 1 इनकी कंडीशंस पर चर्चा करनी है। कैसे हम इक्वेशन को देखते ही बता देंगे कि हमारे रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट नेचर, सेकेंड नेचर जो है इक्वल और अनइक्वल, ये सारी बातें हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए देखिए, आपके रूट्स की जो वैल्यू होती है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने देखा था कि ये पहली बात तो ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये देखिए, ax² + bx + c = 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने क्वेश्चन के तौर पर आएगा तो वो इसी फॉर्म में होगा या आप इससे कंपेयरिंग कर पाओगे। तो a क्या है? फर्स्ट कोफिशिएंट, b क्या है? सेकंड कोफिशिएंट, c क्या है? थर्ड एंड लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म। तो a b c की वैल्यूज यहां से आपको मिल जाएंगी। और अब मैं क्यों ए बी सी की वैल्यूज की बात कर रहा हूं? क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला जब यूज करते हैं तो वहां पर ए बी सी की रिक्वायरमेंट होती है। तो x = x मीन्स, ध्यान रहे, रूट्स, x मीन्स रूट्स। तो x की जो वैल्यू है यानी रूट्स की जो वैल्यू है वो -b + -b² - 4ac अंडर रूट में है अपॉन 2a। तो यहाँ पर प्लस का केस सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट रूट मिलता है और माइनस का केस सॉल्व करते हैं तो सेकेंड रूट मिलता है। तो एक छोटी सी बात यहाँ और क्लियर करनी है कि b² - 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, यानी अंडर रूट के अंदर में इतनी बड़ी क्वांटिटी b² - 4ac ना लिखना पड़े, उसके लिए कैपिटल D को सुविधा के तौर पर हम यूज कर रहे हैं। तो कैपिटल D मीन्स क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेंट, और जिसकी वैल्यू क्या निकल के आती है? b² - 4ac आप देख पा रहे होंगे। तो b, ध्यान रहे, कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो जनरली फटाफट वो 10 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। d की वैल्यू को b² - 4ac फाइंड कर लिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगा तो आपको a b c भी गिवन होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देख लो, x² - x - 72 = 0 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको a कितना मिल रहा है? फर्स्ट कोफिशिएंट, बगल कुछ भी, बगल वाले नंबर को ही कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पर बगल में कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया, ये देखो साइन का ध्यान देना। और b की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी? सेकंड कोफिशिएंट मीन्स x के बगल में कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, लेकिन माइनस होगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। एंड लास्ट टर्म c -72। साइन का बहुत खास ख्याल रखना वरना गलती हो जाएगी और सारा गेम बेकार हो जाएगा। तो कोफिशिएंट्स को आप बहुत आसानी से देख करके आराम से लिख पाएंगे। a b c, अब जब a b c आ जाएगा तो d की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। अब एक बात समझना होगा कि डिस्क्रिमिनेंट अगर निकल गया तो ये डिस्क्रिमिनेंट यानी कैपिटल D जो है यही हमारा डिसीजन मेकर है, यही डिसीजन को बनाएगा, यही डिसीजन देगा। कैसे देगा, क्यों देगा, ये समझना है आगे। आइए फर्स्ट नेचर पर आपसे चर्चा करने चलते हैं, यानी फर्स्ट नेचर को हम जानने चल रहे हैं कि कैसे हम देखते ही बता देंगे कि रूट्स हमारा रियल होगा या इमेजिनरी होगा। देखो भाई, रूट्स की बातें हैं तो रूट्स को पहले लिखना जरूरी है। ये देखो x की वैल्यू को ही रूट्स कहते हैं, तो हमारा रूट्स बना -b + -√d। अब यहाँ देखिए √d लिख सकते हैं और हम समझ रहे हैं कि d मीन्स क्या है? d मीन्स b² - 4ac है। तो अब बताओ होल अपॉन 2a, यहाँ पर b और a ये सब आपको अच्छी तरह से बताया है कि जो कोफिशिएंट्स हैं ये रियल हैं। यहाँ पर a कोफिशिएंट्स हमारे इमेजिनरी नहीं हैं, ध्यान देना। तो ए बी, चाहे अब दो रियल के बीच में अगर हम कोई भी ऑपरेशन करें तो रियल ही मिलता है। ऑपरेशन का मतलब ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, लेकिन ये नेचर को डिसाइड करने के लिए हमें बार बार डी पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी का यहाँ नेचर के केस में कोई रोल नहीं है। ये आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। अब देखो भाई, जो रूट की वैल्यू है √d, यहीं से खतरा होगा, यहीं से डिसीजन होगा। अब सोचो जरा एक मिनट के लिए कि d की वैल्यू
जो कि क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर d की वैल्यू कभी निगेटिव आई मीन्स ये पार्ट आपको निगेटिव अंडर रूट नजर आने लगेगा। जैसे देखो बगल एग्जांपल मैंने देखा है -3 का स्क्वायर रूट, मतलब d की वैल्यू -3 आ गई। d की वैल्यू कुछ भी अगर निगेटिव आ गई तो भैया ये ऑल ओवर इमेजिनरी बन जाएगा। मीन्स आप समझ गए। अब यहाँ पर पहला रूट भी इमेजिनरी हो जाएगा और दूसरा रूट भी इमेजिनरी हो जाएगा, लेकिन कब हो जाएगा? जब d की वैल्यू निगेटिव आएगी। आपको भ्रम नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि d कहाँ से आएगा। d तो क्लियर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आया तो समझ लो d भी तत्काल आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने में 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो देखो d की वैल्यू, अभी आप एग्जाम्पल देखोगे, आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। तो d की वैल्यू, अभी कंडीशंस को केवल यहाँ पर समझो और लर्न करके और लिखना है। तो d की वैल्यू निगेटिव अगर होगी तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे? रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। तो ये देखो भैया लिख दिया गया कि इफ d लेस देन 0, ये मैथमेटिकल सिंबल हो गया निगेटिव होने का। d निगेटिव होगा तो उसको कैसे लिखेंगे? d लेस देन 0, d लेस देन 0 है देन रूट्स आर इमेजिनरी। अगर d हमारा 0 से छोटा मतलब निगेटिव, जिसको आप एक्सप्लेन के तौर पर कहोगे, तो रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे। यानी आप, और दूसरी बात, अगर 0 है या 0 से बड़ा है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एक्सप्लेन के तौर पर नॉन निगेटिव बोलेंगे। यानी ऊपर नेगेटिव और नीचे नॉन नेगेटिव, जैसे आप वेज और नॉन वेज बोलते हो। तो नेगेटिव अगर है तो इमेजिनरी होगा, और नेगेटिव नहीं है मींस नॉन नेगेटिव है तो रूट्स रियल हो जाएंगे। क्योंकि जब ये जानते हैं, जब ये नेगेटिव नहीं होगा तो ये रियल हो जाएगा। अब ये भी रियल, ये भी रियल और ये भी रियल, तीन रियल का आपस में कुछ भी कर लो, रियल ही आना है। लेकिन ये पोर्शन अगर इमेजिनरी बन गया तो इमेजिनरी के साथ में किसी को भी मिला लो, ऑल ओवर इमेजिनरी होगा। ये छोटी सी बात समझनी होगी। तो उम्मीद है पहला नेचर आपको क्लियर हुआ होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम देखेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को देखेंगे। अगर वो नेगेटिव है तो रूट्स हमारा इमेजिनरी होगा, और अगर वो नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव आप समझते हैं मतलब वो 0 आ जाए या कुछ पॉजिटिव आ जाए, तो वो हमारा रियल हो जाएगा रूट्स। आइए जल्दी से सेकेंड नेचर पर आपसे बात करते हैं। तो ये रहा सेकेंड नेचर का मैटर। सेकेंड नेचर क्या पढ़ना है? सेकेंड नेचर आपको पढ़ना था, देखो तीनों यहाँ पर लिख दिया था पहले, इक्वल और अनइक्वल, तीसरा है रेशनल और इरेशनल। तो अब हम इक्वल और डिस्टिंक्ट जिसको कह सकते हैं, अनइक्वल का मतलब अलग अलग होना, डिफरेंट होना। तो ये देखो यहाँ पर इक्वल, कौन इक्वल? रूट्स इक्वल। ये ध्यान रहे, रूट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं बार बार। रूट्स किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल और अनइक्वल या डिस्टिंक्ट जिसे कह सकते हैं, कब होंगे, किस कंडीशन में होंगे, आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन किया गया है और आपको समझना होगा। इफ d की वैल्यू 0 हो जाए, देखो इफ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि d की वैल्यू क्या है ये तो कोई नहीं जानता, और d की वैल्यू 0 हमेशा आए ये भी जरूरी नहीं, लेकिन जब कभी भी आएगी, इफ d की वैल्यू अगर 0 है तो ये रहा हमारा रूट्स लिखा हुआ है, देखो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी होल अपॉन 2, यही तो हमारा रूट्स है। प्लस का केस ले लो फर्स्ट रूट हो गया, माइनस का केस ले लो सेकेंड रूट हो गया। तो d की वैल्यू अगर 0 आएगी तो आइए हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे रूट्स कैसे कैसे होंगे। अब जब आपने d की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट किया तो बताओ, प्लस केस पहला और माइनस केस दूसरा। देखो ध्यान से, x की वैल्यू को 0 पुट किया तो माइनस बी प्लस 0 होल अपॉन 2a, फाइनली आया क्या? माइनस बी अपॉन 2a। अच्छा दूसरा केस, x इक्वल टू माइनस बी माइनस 0, यहाँ पर प्लस 0, यहाँ पर माइनस 0, लेकिन 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, नो इफेक्ट, यानी माइनस बी अपॉन 2a दोबारा आ गया। तो भैया दोनों को जरा ध्यान से देखो, दोनों आपस में इक्वल हुए कि नहीं हुए ये, लेकिन घटना कब घट रही है? दोनों आपस में इक्वल कब हो रहे हैं? फर्स्ट रूट सेकंड रूट इक्वल हो रहे हैं तब जब हमने d की वैल्यू 0 के इक्वल लिया है तब। यानी कंडीशन का डिक्लेरेशन हुआ, कंडीशन समझ में आई कि जब d 0 होगा तो उस समय देन रूट्स आर इक्वल। देखो एकदम क्लियर है भाई, कोई यहाँ पर डाउट नहीं है। लेकिन सीधी सी बात है, अब इसी का कन्वर्स, अगर d 0 ना हुआ तो रूट्स जाहिर सी बात है अलग अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तब यहाँ पर ऐड करेंगे तो कुछ और आएगा, हालांकि डिनोमिनेटर वही है लेकिन न्यूमिनेटर चेंज हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ऐड 0 ना होता 1 होता, तो 1 को ऐड कर रहे हो और 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वैल्यू चेंज हो जाएगी।
तो सीधा सा मतलब है कि अगर d 0 के एग्जैक्टली इक्वल है तो रूट्स हमारे इक्वल हो रहे हैं, और अगर d के इक्वल नहीं है तो रूट्स हमारे अनइक्वल हैं। ये सेकंड नेचर पर मैंने आपसे चर्चा की, उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा। तो फाइनली हर चीज कहां से क्लियर हो रही है? डी से, ये ध्यान रहे, डी फॉर डिसीजन मेकर। यहां पर लास्ट रेशनल और इरेशनल। रेशनल का मतलब आप समझते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जो विदाउट अंडर रूट में दिखाई पड़ रही हो, और इरेशनल का मतलब जैसे √2, √3, √5, √7, √10 ऐसे। तो अगर ये डी, फिर से डी पर ही आना पड़ेगा क्योंकि अंडर रूट से मुक्ति कब मिलेगी ये ध्यान देना है। तो अंडर रूट से आपको मुक्ति तब मिलेगी जब d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर में, जैसे यहाँ पर 4, अगर d की वैल्यू की बात हो रही है, d की वैल्यू अगर 4 आ जाए, 16 आ जाए, 100 आ जाए, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का नंबर आ गया तो उसका स्क्वायर रूट एग्जैक्टली होगा, मतलब हमें स्क्वायर रूट से मुक्ति मिल गई। तो ऐसे केस में हमारा x यानी हमारा रूट्स कैसा होगा? रेशनल होगा। लेकिन अगर हमें स्क्वायर रूट से मुक्ति ना मिल रही हो, मतलब d की वैल्यू जो हो वो जैसे कि 15 आ जाए, 14, कुछ भी, कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो इरेशनल हो जाएगा। कितना आसान है। यानी आपने क्या देखा कि d की वैल्यू पे ही सारा डिपेंड हो रहा है। डी फॉर कई मतलब निकल है डिसीजन मेकर, डिपेंडेंसी आ रही है। तो डी और डी कितनी आसान सी बात है। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू मैं आपको बार बार दिखा चुका हूं। ये देखिए b² - 4ac। आप हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तब आपको ए बी सी क्लियर होगा और आपका डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा। और तीनों बातों को एक्सप्लेन मैंने किया, तीनों बातों का मतलब तीनों नेचर्स को एक्सप्लेन किया। अब जरूरत है एक एग्जाम्पल की और उसके जरिए फटाफट हम क्लियर कर लेंगे। तो एग्जाम्पल मैं आपकी एनसीईआरटी बुक से लूंगा क्योंकि आपको एनसीईआरटी की काफ़ी डिमांड होती है। तो एनसीईआरटी की बुक से हम क्वेश्चन ले करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन लिया हमने। हम चर्चा किस पर करने वाले हैं? चर्चा हम कर रहे हैं नेचर, कैरेक्टरिस्टिक भी इसको बोलते हैं। तो ये देखिए आपकी एनसीईआरटी में क्लास 10th की बात हो रही है भाई। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फुली नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन हमने यहां से लिया 2x² - 3x + 5 = 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमने क्या समझाया कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा तो हम सबसे पहले उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म आपके सामने है ax² + bx + c, यानी फर्स्ट कोफिशिएंट जरा a की वैल्यू को देख लो 2 आ गया। सेकंड कोफिशिएंट b की वैल्यू को देख लो -3। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है वरना गलत हो जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है -3 और c हमारा +5 हो गया। अब जब a, b एंड c क्लियर हो गया तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कैपिटल डी को निकालने में देरी नहीं लगेगी ये, क्योंकि यही डिसीजन देगा। तो कैपिटल डी की वैल्यू क्या आई? b² - 4ac। फार्मूले के तौर पर अंडर रूट के अंदर में यही क्वांटिटी होती थी। तो हमने b की वैल्यू पुट किया -3, a की वैल्यू पुट किया, c की वैल्यू, सारी वैल्यूज पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो फाइनली d की वैल्यू क्या आई? -31। अब आप बताइए -31 डी की वैल्यू आ गई, कितना टाइम लगा? कुछ भी नहीं, 5 सेकंड 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। अब मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, फर्स्ट नेचर हमारा क्या होता था? इमेजिनरी और रियल का चक्कर था। तो याद करो इमेजिनरी कब होगा? इमेजिनरी तब होगा जब वो निगेटिव होगा, और इमेजिनरी कब नहीं होगा यानी रियल होगा जब वो नॉन निगेटिव होगा। ये बगल में लिख दिया है देखो। तो अब बताओ d की वैल्यू तो आप देख ही रहे हो ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आया है -31। तो d की वैल्यू क्या हमारी निगेटिव है? जी हाँ निगेटिव है। तो अगर d की वैल्यू निगेटिव है तो रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होंगे। यही मैं आपको समझा रहा था कि d की वैल्यू को देखोगे सब क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखोगे कैसे, ये तो मैंने केवल रिवीजन के तौर पर आपको याद दिलाया है, ये आप लिखो या ना लिखो। तो d की वैल्यू -31 विच इज लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, therefore roots are not real, मीन्स यहाँ पर आप इमेजिनरी भी लिख सकते हो, नॉट रियल। दूसरा मैं आपको प्रॉपर्टी याद दिलाऊं, आपको याद होना भी चाहिए कि इक्वल और अनइक्वल का क्या चक्कर था कि d की वैल्यू अगर एग्जैक्टली 0 के इक्वल है तो रूट्स हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे, और d की वैल्यू अगर हमारी 0 के इक्वल नहीं है तो वो हमारे अनइक्वल होंगे। चलिए तो अब बताओ आपका जो d आया है क्वेश्चन में वो कितना आया है? -31। तो क्या वो 0 के इक्वल है? जाहिर सी बात है 0 के इक्वल नहीं है, तो रूट्स हमारे इक्वल नहीं होंगे तो क्या होंगे? अनइक्वल होंगे।
ये जो बॉक्स में मैंने बनाया है ना, यही तो कंडीशंस हैं, इनको आप लिख करके सामने रखना, ये आपको लर्न हो जाएंगी। तो जब 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे तो बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, सिंस d इज इक्वल टू -31 विच इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स आर नॉट इक्वल, रूट्स हमारे इक्वल नहीं होंगे। थर्ड एंड लास्ट, याद करो d की वैल्यू ये परफेक्ट स्क्वायर अगर होती है तो हमारे रूट्स क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, और d की वैल्यू अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स हमारे इरेशनल होते हैं। ये प्रीवियस में अभी जल्दी में ही बताया, रिसेंट में आपको ना। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन के जरिए से आप इन सारे मैटर्स को क्लियर कर चुके हैं। ये देखिए, तो d की वैल्यू कितनी आई है क्वेश्चन में, -31 आई है। तो -31 अगर आई है तो ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और वैसे भी बताएं आपको, जब हमारे रूट्स ना इमेजिनरी हो जाते हैं तो ऐसे केस में ना वो आपस में इक्वल होते हैं और ना ही वो रेशनल होते हैं। एक सीधी सी ये एक कंक्लूजन भी कह सकते हैं कि जिस समय भी रूट्स हमारा इमेजिनरी आएगा, ध्यान देना, इमेजिनरी, अगर रूट्स हमारे इमेजिनरी हो गए तो उसके साथ में दो चीज़ें अपने आप जो है ऐड हो जाएंगी। क्या, रूट्स हमारे इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल, ये हो ही जाएगा, और हमारा इरेशनल हो जाएगा। ये देखिए, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चले हैं तो अच्छा है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल के तौर पर आपकी एनसीईआरटी बुक से पहला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए, पक्का हो जाए मामला कि हाँ किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक का ही लेते हैं, और आप इस पर खूब जोरदार आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी मैंने आज आपको ध्यान दीजिएगा नेचर बताया है। एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो दो तरीके से होंगे, या तो वो कहेगा फाइंड द नेचर, या फिर वो नेचर गिवन करके कुछ और पूछेगा। तो जब वो नेचर गिवन कर देगा तो उसके लिए दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी इस वीडियो में केवल आप इतना ही सीखो कि अगर क्वेश्चन में नेचर पूछा जाएगा तो हम कैसे बताएंगे। तो अब मैं आपकी एनसीईआरटी का ही देखिए फिर से लेता हूँ, और वही एक्सरसाइज 4.4, एक्सरसाइज 4.4 का ही क्वेश्चन पहले का दूसरा पार्ट ले लेते हैं, रूट में है, ताकि आपको रूट से बड़ा घबराहट होता है, लोगों को रूट से घबराहट होता है, पता नहीं क्यों। तो आइए रूट का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है 3x², ध्यान देना ये पहले क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन है, ठीक है ना। 3x² -4 √3x + 4 = 0। काम क्या है, काम ये है, वी हैव टू फाइंड आउट नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भैया शुरू करते हैं। इसका सबसे पहले क्या करना है, इसका सबसे पहले कंपेयरिंग करना है, किससे, जनरल फॉर्म से, ax² + bx + c = 0, इससे कंपेयरिंग करो। देखो थोड़ा सा मैं रफली लिख रहा हूँ, आप अच्छे से लिखिएगा। कंपेयर विथ जनरल फॉर्म ऑफ एबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान देना b की वैल्यू नेगेटिव है, क्या है, -4 √3 बट नेगेटिव है, और c की वैल्यू क्या है, 4 है। ये देखिए, तो हमने वैल्यूज को यहाँ पर लिख दिया फटाफट। अब d को निकालने का देखो सारा सिस्टम से है, d क्योंकि डिसीजन तो d से होना था ना, लेकिन d का फार्मूला क्या है, b² - 4ac। तो d का फार्मूला लिखने से पहले आपको a b c की वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी ना, तभी तो आप वैल्यू पुट करोगे, इसीलिए। और a b c की वैल्यू लिखने के लिए आपको जनरल फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा, सब एक दूसरे से सिस्टम से बंधे हुए हैं। तो आइए फटाफट इसको वैल्यू फाइंड करते हैं। b की वैल्यू -4 √3 पुट करिए इजिली, ये देखो होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे 3 एंड c की वैल्यू 4 फुट कर दिया। इसका स्क्वायर करेंगे, पहली बात तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 4 4 जा 16, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 16 और 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 48। 16 3 जा, और माइनस यहाँ पर देखिए 4 3 4 का मल्टीप्लिकेशन भी 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। ये देखो भाई d की वैल्यू आ गई 0। तो आइए शुरू करते हैं, फटाफट नेचर बताना। पहला नेचर, कंडीशन याद है ना, पहला नेचर बताओ d की वैल्यू क्या कैसी है, नॉन नेगेटिव है, d की वैल्यू नॉन नेगेटिव नहीं है।
तो आप क्या लिखोगे कि डी की वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली 0 है, विच इज नॉट निगेटिव, ये निगेटिव नहीं है। देयरफॉर रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल। ये देखो भाई पहला नेचर क्लियर होना चाहिए, मैंने क्या समझाया था, पहला नेचर, पहले नेचर की कंडीशन। अगर डी की वैल्यू निगेटिव है, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, डी की वैल्यू अगर निगेटिव है तो रूट्स हमारे इमेजिनरी होते हैं, अदरवाइज निगेटिव ना हो, नॉन निगेटिव हो तो रियल होता है। तो यहाँ निगेटिव नहीं आया, इसलिए क्या हो जाएगा, रियल। सेकंड कंडीशन क्या बताया था कि डी की वैल्यू अगर एग्जैक्टली 0 के इक्वल हो तो रूट्स इक्वल होते हैं, याद करो। तो यहां पर इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू एग्जैक्टली 0 के इक्वल है, मींस सिंस डी इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इक्वल होंगे, यानी जो पहला रूट आएगा वही दूसरा रूट भी आएगा। लास्ट को देखिए, लास्ट का मतलब थर्ड नेचर में हम क्या बताते हैं कि d हमारा जो है d इज इक्वल टू 0, ये क्या है, ये विच इज परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, विच इज परफेक्ट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप 0 का स्क्वायर रूट अगर निकालोगे तो 0 ही आएगा, मतलब हमें अंडर रूट से मुक्ति मिल रही है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रूट्स क्या होंगे, देयरफॉर रूट्स आर रेशनल। ये देखिए फटाफट आपने तीनों बातों को बता दिया। अब लास्ट में क्या करिएगा, लास्ट में तीनों को इकट्ठे लिख दीजिएगा। इकट्ठे का मतलब समझ रहे हैं ना, बोर्ड एग्जाम देना है भाई, नंबर लेने हैं। तो आंसर जब हम लिखना शुरू करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम अबव फैक्ट इट इज क्लियर दैट रूट्स आर। तो रूट्स कैसे कैसे हैं, नंबर वन हमारे रूट्स रियल हैं, नंबर 2 हमारे रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, और नंबर 3 हमारे रूट्स कैसे हैं, रेशनल हैं। बच्चों देख लीजिए कितना आसान है, और ये नंबर दिलाने में आपका बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक था। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में कंप्लीटली नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर किया है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। 3 बातें, 3 नेचर बताने हैं, तीनों की कंडीशन अलग अलग है, वो मैंने आपको बार बार लिख करके समझाई, और 2 क्वेश्चन के जरिए एग्जाम्पल को क्लियर करने की भी कोशिश की। ये देखिए कंडीशंस लिखी हुई हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे। बॉक्स में क्लियर किया, फर्स्ट नेचर यहाँ था, सेकंड नेचर यहाँ था, और थर्ड नेचर यहाँ था, ये देखिए ना। और रिवीजन के तौर पर आपको मैंने एक बार और बताया था, वो भी आपने क्लियर कर लिया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इस पर डिपेंड आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समझ में आ गए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके पहले हमने क्या पढ़ा है वो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। हमने पढ़ा था सोल्यूशन को फाइंड करना, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके लिए 3 मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे श्रीधराचार्य कहते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा है। उसके बाद जो भी टॉपिक होगा, भी इसका सेकंड पार्ट बाकी है। जैसे नेचर आपसे फाइंड करने को कहा गया, नेचर आप बता ले जाओगे। अब नेचर गिवन करेगा और आपसे कुछ दूसरा एक क्वांटिटी पूछेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। कहने का मतलब है कि नेचर पर 2 वीडियो बनना जरूरी है, 2 क्लासेस जरूरी हैं। एक क्लास कवर हुई है, इस पर डिपेंड क्वेश्चंस आप लगाइएगा। आज आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन लगाने हैं जिसमें लिखा होगा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। होमवर्क करते रहिए, कोरोना की चिंता मत करिए, वो तो चला जाएगा, लेकिन आपका जो टाइम बीत जाएगा ये दोबारा नहीं आएगा, इसलिए मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। वीडियो को आपने अगर एंड तक देखा है तो आपका ये मैटर पूरा कंप्लीट हो गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।